फिर बाद में हुकम सिंह थे ठाकुर, वो भी आ गए, वो चुनाव पे बैठ गए। उन्होंने बोला कि ये जो सामान पड़ा है ये भी इनका कब्जा हटा दो और ज़्यादा करे तो इनको मार दो। वीडियो है उसमें वो बोल रहा है। तो उनका मेरे मम्मी का सर फाड़ दिया, बहन की टांगें तोड़ दी। तो फिर उस दिन मैं सुबह से यहाँ आके बैठ गया था और यहाँ से फिर मैंने जो भी है उनका, और ये फिर उस बाद में हमें ये घटना होने के बाद में हम आज देख लो पूरा मेरा घर खाली पड़ा हुआ है। लेकिन ये घर जो है उनको छोड़ के जाना पड़ा। असलियत में आपके कहने से मेरे कहने से नहीं होता है कि ज़मीन क्यों किसकी, तो कोर्ट तय करेगा। देखिए, ये जो अशोक अपनी कहानी बता रहे हैं उसमें जो समझ में आपको आएगा वो यही आएगा कि ये एक आदमी का मुख्य तौर पर काम है, लेकिन उसके साथ में पूरा गिरोह है, पूरे ग्रुप्स हैं जो उसको लगातार समर्थन दे रहे हैं कि ये ज़मीन के टुकड़े सिर्फ अकेले एक ऐसा केस नहीं है जिस पर कब्जा हुआ होगा, जिसको छीन लेने की कोशिश होगी, बल्कि एक बड़ी संपदा इस देश में दलित बहुजनों के हिस्से की जो ज़मीनें हैं उनको छीन लिया गया होगा। वक्त था कि जब दलितों को बस्तियों से बाहर बसने के लिए मजबूर किया जाता था कि वो गांव से बाहर रहें और एक तरफ पड़े रहें, लेकिन अब चूंकि सड़कों के किनारे ज़मीन का रेट बढ़ गया है तो ये छीनने की, कब्जे करने की कोशिशें जो हैं, पाबंदी लगा दी उनके ऊपर, मतलब साथ दिया उनके ऊपर, पाबंदी लगा दी इस प्रकार से। वो आम भाषा में हुक्का पानी बंद करना जिसको बोलते हैं वो कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो घर आपको डर की वजह से छोड़ना पड़ा, जैसा आप बता रहे हैं कि हमले की आशंका थी, इस वजह से आप फिर हमेशा के लिए गांव छोड़ के चले गए हैं। इस लड़के को एक्सीडेंट करके मारना है, ऐसे तो मरेगा नहीं। इसको बाई कार, बाई ट्रक, ये जैसे भी निकले उनको मारना है। 29 मई 2023 ये बीते दिन की एक घटना है जहां जोधपुर में पानी की टंकी पर एक दलित परिवार चढ़ गया और उन्होंने कहा कि हम जान दे देंगे क्योंकि हमें न्याय नहीं मिल रहा। ये मामला राजस्थान के पाली ज़िले के सिराना गांव का है। गांव के इस घर से ये परिवार विस्थापित होकर जोधपुर चला गया है और क्या वजह है कि आज भी दलितों को न्याय पाने के लिए अपनी जान देनी पड़ रही है, जान देने को वो तैयार हो गए हैं। इस मामले को समझने के लिए हम लोग आज पाली ज़िले के सिराना गांव आए हैं और इस केस के जो विक्टिम हैं अशोक मेघवाल, इनका परिवार, अशोक इनकी मां और इनकी बहन पानी की टंकी पर चढ़ी और उन्होंने कह दिया कि अब हम लोग जान दे देंगे अगर हमको न्याय नहीं मिला। मार्च 2021 का एक केस है जिस जगह मैं खड़ा हूं, आप ये जो ज़मीन देख रहे हैं, इसी ज़मीन को लेकर विवाद है। इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादा यहाँ बसते रहे हैं, उनके हिस्से की ये ज़मीन है, लेकिन कुछ ठाकुर समाज के लोगों ने इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें अशोक की माँ और उनकी जो गर्भवती बहन थी उनके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। इस घटना के बाद से परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिला और मजबूरी में इन लोगों को टंकी पर चढ़ जाना पड़ा। आज हम अशोक से जानेंगे कि इसी जगह पर जो विवाद शुरू हुआ, क्या वजह रही, क्या कुछ हालात हुए कि इन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। अशोक, जहां हम लोग खड़े हैं, सबसे पहले तो आप आए हैं मेरे साथ, आप जोधपुर से आए हैं, अपने घर आए हैं, तो घर छूट गया आपका, तो मुझे लगता है थोड़ा इमोशनल मूवमेंट भी होगा क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं, फिर से वो चीज़ें याद आ रही होंगी आपको। सर यहाँ आते हो तो एक दर्दनाक हमें वो वाक्यांश वो याद आता है कि इस प्रकार से हमारे साथ में जाति उत्पीड़न हुआ था, कि कास्ट के आधार पर उन लोगों ने हमें मारा पीटा था और उसमें हमें न्याय नहीं मिला था और उसके बाद में हमें डर के कारण यहाँ से ये घर छोड़ना पड़ा। और आज हम 2 साल से जोधपुर में निवास कर रहे घर छोड़ के, लेकिन अभी तक जो मेरे बहन और मेरी माँ के साथ में मारपीट करने वाले लोग थे उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। आधे आरोपी थे उनको अरेस्ट किया, जो मुख्य आरोपी थे उनको अरेस्ट किया नहीं, और उल्टा इस केस में हमें यहाँ से पलायन करना पड़ा। जो मेरे केस के जो गवाह हैं और मेरे परिवार है उनको पुलिस ने आरोपी बना दिया। तो इस प्रकार से इस 3 सालों में मुझे इतना प्रताड़ित किया प्रशासन द्वारा कि न्याय की जगह हमारे साथ में बहुत अन्याय हो रहा है आज भी। तो अशोक, अगर आप देखिए, मैं ज़रूर इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरे सवाल आपको तकलीफ़ देंगे, आप फिर से वो चीज़ें याद करोगे तो आपको पीड़ा होगी, लेकिन मुझे जानना ज़रूरी है ताकि लोगों को भी पता चल सके कि क्या हुआ था। आप मुझे अगर बता पाएँ कि क्या वजह थी, कैसे ये पूरा मामला शुरू हुआ था। मेरे दादाजी, मेरे पुश्तैनी सब लोग इसी प्लॉट में रहते थे और उसके बाद में हम भी यहीं पड़े बले हुए। सब जब हम छोटे थे तो हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे।
तो उसके बाद में ये तो हमारा एक प्रकार से, हम तो बड़े यही हुए, हमने तो यही रहना देखा अब। तो उसके बाद में हमें कोई किसी प्रकार ने किसी पहले कोई मतलब इस प्रकार से हमारे साथ में किसी ने कोई दखल अंदाजी नहीं की वगैरह वगैरह। उसके बाद में जैसे मैं पढ़ा लिखा, थोड़ा मैं शिक्षित हुआ, मैंने इन चीज़ों को देखा, तो अमूमन मेरे गांव में आज भी मैंने यहाँ का डेटा निकाला है कि 22 प्लॉट ऐसे हैं SC ST के जो पट्टाशुदा है, उनको भी इन लोगों ने हड़पा था और उन पे किसी और ज़मीनों पर उनका कब्जे हैं। तो इसी नीयत से उन्होंने भी मेरे साथ में ये किया, लेकिन मैंने उनके ऊपर मैंने कहा मेरी ज़मीन है, आप लोग कैसे हड़प सकते हो। तो फिर उन लोगों ने यहाँ के मेरे कब्जे हटा दिए। तो मैं उसी दिन 19 मार्च को यहीं बैठा था, वो छीणे हैं यहाँ पे, यहाँ बैठा था। तो 30-40 लोग यहाँ आ गए घर में, तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब यहाँ से भाग गए क्योंकि उनको भी डर था कि कोई भी हो सकता था। तो मैं यहाँ बैठा तो कुछ ना आवाज़ लगाई कि 40-50 लोग आपके घर में आ रहे, तो मैं भाग के अंदर चला गया। मेरी मम्मी और बहन यहाँ साफ़ सफाई कर रहे थे। तो उन्होंने उनको पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए, तो उन्होंने मेरी मम्मी और बहन के साथ में पहले धक्का मुक्की की। तो मैं डर के मारे अंदर गया था, मैंने कहा क्या करते हैं, इसलिए मैंने उनका चुपके से वीडियो बना दिया कि कुछ भी करेंगे तो अगर वो, क्यों हमारे पास सबूत था नहीं। तो हमने तो उनके कुछ बोला भी नहीं, और आके यहीं पर मेरी मम्मी और बहन के साथ उन्होंने धक्का मुक्की कर ली, उनको नीचे पटका, उनको साथ में उनके ऊपर लकड़ियाँ भी ऐसे बहुत सारी की। उसके बाद में ये जो मेरे देख रहे ये नाम वगैरह थे उन्होंने मिटाया। मेरी मम्मी ने बोला आप लोग नाम क्यों मिटा रहे हो, आपका यहाँ पे क्या है। तो वो लोग मानने नहीं, धक्का मुक्की उन्होंने वो करते रहे। फिर बाद में हुकम सिंह थे ठाकुर, वो भी आ गए, वो छीनों पे बैठ गए। उन्होंने बोला कि ये जो सामान पड़ा है ये भी इनका कब्जा हटा दो, और ज़्यादा करे तो इनको मार दो। वीडियो है उसमें वो बोल रहा है। उसके बाद में वो लोग वापस मेरा कब्जा हटाने का प्रयास करते हैं, मम्मी बहन उनको रोकते हैं। फिर वो हुकम सिंह वहाँ बैठे, वो छीने पड़ी सामने बैठे, वो कहते हैं कि झांडे को मार दो। मैं देख रहा था वीडियो, मैंने कहा ये मारपीट नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, मुझे मैंने कहा ये वीडियो बनाता हूँ ताकि सबूत आ जाएगा कि कुछ करते हैं नहीं करते। उसके बाद में तो मम्मी बहन को भी उन्होंने बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया, उनको नीचे पटका वगैरह वगैरह। तो उनको भी थोड़ा गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा एक तो हमारा कब्जा हटा रहे हो, आप रोक रहे हो, इस प्रकार से कर रहे हो। तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो उनका मेरे मम्मी का सर फाड़ दिया, बहन की टांगें तोड़ दी। ये सब हुकम सिंह के कहने पर हुआ। उसके बाद में पुलिस आई, और पुलिस ने भी, क्योंकि मेरे पास वीडियो था, पुलिस को मैं उपलब्ध समय पर नहीं करवा पाया क्योंकि यहाँ नेट होता नहीं था। 30 मिनट का वीडियो समथिंग 2 GB का होता है, तो मैं उसको कैसे उपलब्ध करवाऊँ। तो पुलिस ने कहा आप बाद में दे देना। तो बाद में हमें रेफर किया हॉस्पिटल में, तो फिर हमने पाली एडमिट किया। मेरी बहन की डिलीवरी थी 8 महीनों की। तो हम लोग मुकदमा भी तुरंत नहीं करवा पाए क्योंकि पहले मेरे परिवार की जान प्यारी थी मुझे, तो उनको हॉस्पिटल में लिया। और बाद में मैं वहाँ फिर मैंने वो उनको ट्विटर पे वीडियो डाला कि इस प्रकार से हमारे साथ में अन्याय हुआ। तो फिर पुलिस ने आनंद फालने में मुकदमा दर्ज किया और 6 आरोपी को बाद में अरेस्ट किया और मुख्य आरोपी को छोड़ दिया। उसके बाद में वापस इन्हीं लोगों ने जाति पंचायत की कि किसी प्रकार की मारपीट हुई नहीं, और आरोपी लोगों के पक्ष में खड़े हो गई। वापस मेरी जांच दबा दी, और जांच दबा दी। उसके बाद में उनके आरोपियों के नाम बाहर निकाल दिए। और ये प्लॉट हैं, इस प्लॉट पे मेरे पास में 2019, 2020, 2021 की पूरी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कि इस प्लॉट पे हमारा कब्जा है। फिर भी उन लोगों ने, पुलिस ने ये माना कि इस प्लॉट पे हरिजन का कब्जा है। इसमें उन्होंने हरिजन को खड़ा किया, यहाँ हरिजन रहता है, जबकि यहाँ पर हरिजन का कोई अवशेष नहीं है। हमने कभी यहाँ पर हरिजन को देखा नहीं। 19, 20, 21 3 साल के मेरे पास में सबूत हैं, उसमें तो कोई हरिजन आता नहीं है। लेकिन आरोपी लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पे बोला ये हरिजन का प्लॉट है। अगर हरिजन का प्लॉट होता तो हरिजन हमारे साथ में कोर्ट में आता। अगर क्योंकि उनको ये सब हरिजन मतलब क्या, आप किसी का नाम हरिजन है या जाति दलितों को हरिजन बोल होती है हरिजन की। और एक्चुअली में हमारे गांव में एक हरिजन का प्लॉट था जो यहाँ से समथिंग 500 मीटर दूरी पे है। वो पट्टाशुदा प्लॉट था। उस प्लॉट को हुकम सिंह हड़प के वो भी ज़मीन वो हुकम सिंह खा गया। तो उसको फिर बोला कि तुम्हें यहाँ की ज़मीन मैं दिलवा दूंगा, मतलब वो यही काम करता है। उस हरिजन की ज़मीन दलित है, उसकी हड़प ली। जो हरिजन आप बोल रहे हो वो SC आदमी है, दलित आदमी है, दलित आदमी है। आपके ही समाज का, मेघवाल समाज से वो नहीं, वो मतलब ऐसे कम्युनिटी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जैसे मरे वो जानवर वगैरह वगैरह वो डालने का काम करते हैं। उनके साथ में भी यही होता है कि उनकी रोजी रोटी उन पर वो करते हैं। तो उनकी प्लॉट वो उन्होंने हड़प लिया था। उसके बाद में उन्होंने आश्वासन उनको भूमिहीन किया उन्होंने लोगों ने। ये समथिंग बहुत पुरानी बात है, 50-60 साल पहले की बात है। फिर मेरे दादाजी थे, वो सबसे रखते थे, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए उस हरिजन को यहाँ बैठवाया था, आज से 40 साल पहले। फिर वो कुछ टाइम रहा, फिर उनके गांव से लगाया मांडावास। उसके बाद में तो हम कुल मिला के ये तो ज़मीन हमारी है, उसको आज से हमने दिया था 40 साल पहले। बाद में हमारा कब्जा है यहाँ पर। और फिर उन्होंने, हमें मालूम पड़ा कि यहाँ कोई फर्जी पट्टा बना हुआ है। तो फिर मैंने वो फर्जी पट्टा देखा, वो यहाँ का था ही नहीं, रुगनाथ सिंह नाम से। ये जो मैं अभी पूछूंगा ये आपसे पट्टे के बारे में सवाल, ये जो हुकुम सिंह है ये इसी गांव का रहने वाला है, इसकी क्या जाति है और
क्या वही कब्जा कर रहा था या जिसको आप हरिजन इस्तेमाल शब्द कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए, उसका नाम आपको मालूम है? क्या नाम था उसका व्यक्ति का? हरिजन का नाम या ठाकुर का नाम? ये तो हुकुम सिंह हो गया ठाकुर, ये ठाकुर जाति का है। हाँ हाँ, और जिसको आप हरिजन कह रहे हैं उसकी क्या नाम है? उसका नाम हरिराम है। हरिराम। हाँ हाँ। तो ये कब्जा करने सबसे पहले कौन आया, हुकुम सिंह आया कि हरिराम आया? हरिराम का तो इसमें कोई रोल नहीं है, उसको तो बाद में से एक मोहरा बनाया। एक्चुअल में मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग हुकम सिंह सब आपकी ज़मीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग उनके घर पे गए तो बोला कि आप लोग क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने हमसे 4 लाख की डिमांड की, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग आज मेरे पास में है, जो मैंने पुलिस को भी दिया तो उसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया उन्होंने 4 लाख मांगे, आप 4 लाख दो, हम आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे। मैं कि हम लोग क्यों दे 4 लाख आपको, ज़मीन हमारी। फिर उन लोगों ने गाँव में बोला कि ये ज़मीन आपको बेच देंगे 10 लाख में, इस प्रकार से उन्होंने बोलियाँ वगैरह लगाई, जबकि उसका कोई इस ज़मीन से कोई लेना देना भी नहीं था हुकम सिंह का, क्योंकि वो गांव में जितने भी गरीब लोग हैं तो उनकी ज़मीन हड़पता है। तो आपके अलावा भी कुछ लोगों की ज़मीन उसने हड़पी है? जी जी आप बिल्कुल। बोल रहे थे कि 22 लोग हैं। हाँ, 22 ऐसे पट्टाशुदा प्लॉट हैं जो SC/ST के हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको 1986 में पट्टे अलर्ट हुए थे। उनकी ज़मीन आज वहाँ पे सिर्फ 2 परिवार रहते हैं, उनकी भी ज़मीन पे कब्जा करवाया था अभी 2 साल पहले, वापस वो प्रशासन खाली करवाया। बाकी जितने भी है सब वो प्लॉट पे उन्होंने किसी और को बिठवा दिया वहाँ पे, जबकि वो ज़मीन SC/ST की है। तो ये एक ज़रूरी बात जो है अशोक बता रहे, मैं आपको थोड़ा ये भी दिखा दूं इस तरफ कि ये ज़मीन है और इसी ज़मीन को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। अशोक और उसके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ और मजबूरी में इन्हें अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ से विस्थापित होना पड़ा। इनको ये छोड़कर दूसरे शहर में जाके किराए के मकान पर रहना पड़ा। वहाँ से भी हमने पिछले साल एक स्टोरी की थी। तो अशोक, ये जो हुकुम सिंह है, ये क्या इकलौता व्यक्ति है जो कब्जे कर रहा है या फिर उनका कोई गिरोह है, उनके कोई लोग हैं जो उनके समर्थन में आते हैं? किस तरह से गैंग बनाते हैं वो लोग? एक्चुअली में ये जहाँ भी देखते हैं कि ये जैसे रोड की ज़मीन है तो ये कीमती ज़मीन है, तो उनकी 8-9 लोगों की टीम है, क्योंकि उन्होंने जो गांव में उन वही कहते हैं जो होता है वो कहते हैं 8-9 लोग हैं, तो वो कहते हैं ये करना है, तो वो गांव की बात फाइनल कि भाई ये गांव का ठाकुर है। यहाँ मतलब कि सरपंच की नहीं चलती है तो हुकम सिंह की चलती है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इस बात को समझता हूँ कि यहाँ आज भी लोकतंत्र नहीं है। यह ग्राम पंचायत है, लेकिन ग्राम पंचायत का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि सरकारी भूमि है तो उस पर तालाब है भी, जो मछलियाँ का ठेका होता है ये लोग लेते हैं, ये जो लकड़ियाँ होती है बबूल जो भी है ये ठेका जबकि वो सरकारी संपत्ति होती है, तो ये सरकारी पैसे से भी मतलब संपत्ति से भी आय व्यय करते हैं। तो इस प्रकार से उनका ये पुराना समय से ये लोग करते आ रहे हैं। तो इनका ये प्रकार से क्या बोले, वो कहते हैं कि अम्मी है बस कुछ सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। हमने कहा वही फाइनल है। तो ये लोग 8-9 लोग इनका गिरोह होता है, वो ज़मीन हड़पते हैं और बाद में ये वो हुकम सिंह सल्टा रखा लेता है और पैसा ले लेते हैं। उनका ये धंधा है। तो ये एक पूरा गिरोह आप कह सकते हैं कि ऐसी ज़मीन जिस पे दलित परिवारों का कब्ज़ा है, दलित परिवार रहते हैं, कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उनकी ज़मीन पर पहले कब्ज़ा करो, विवाद खड़ा करो। आप वो गृह मंत्री कहते थे ना कि क्रोनोलॉजी समझिए। आप देखिए कैसे काम होता है, कैसे कब्ज़ा किया जाता है कि पहले गिरोह बनाइए, उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लीजिए, फिर किसी के नाम का पट्टा बनवा लीजिए, फिर विवाद हो जाए तो उनसे पैसे मांगिए कि आपको हम ज़मीन तब देंगे जब पैसे आप हमको देंगे, और वो नहीं देंगे तो फिर हिंसा, मारपीट और कई बार ये हत्या तक भी मामले पहुंच जाते हैं। सवाल उठता है कि इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि किसी की ज़मीन पर आप कब्ज़ा कर लें, आप किसी पर जानलेवा हमला कर दें। इसके पीछे किस तरह की मानसिकता है, किस तरह की ताकतें हैं, और जब आप इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ज़मीन के टुकड़े सिर्फ अकेले एक ऐसा केस नहीं है जिस पर कब्ज़ा हुआ होगा, जिसको छीन लेने की कोशिश होगी, बल्कि एक बड़ी संपदा इस देश में दलित बहुजनों के हिस्से की जो ज़मीनें हैं उनको छीन लिया गया होगा। अशोक, जब आपकी माँ और बहन के साथ मारपीट हुई थी उस समय सोशल मीडिया पर आपने जो वीडियो शेयर किया था तो देश भर से बहुत प्रतिक्रियाएं आई थी, लोगों ने उस पर बहुत आक्रोश भी जाहिर किया था। तो उस समय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था क्या? किस तरह का एक्शन लिया था पुलिस ने? जब पहले तो पुलिस को उन्होंने बोला कि मारपीट हुई नहीं, जब यहाँ पुलिस मौके पे आई थी तो उन हुकम सिंह वही था कि ये तो औरतें आपस में झगड़ रही हैं, तो कोई मारपीट नहीं हुई, यानी कि उन प्रकार से उन्होंने झूठ बोल दिया पुलिस को। वो वीडियो हमने देखा है, उसमें मारपीट के बाकायदा मारपीट दिख रही है उसमें। फिर मैंने बोला पुलिस को, बोला मैंने कहा सर वीडियो है, इन लोगों ने मारपीट की है घर में आके, कि कोई वीडियो नहीं है। पुलिस ने बोला वीडियो भेजो, मैंने कहा सर मैं बाद में भेज दूंगा, अभी 30 मिनट का वीडियो है, पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया आप करवाओ। तो उन लोगों ने मतलब कि मारपीट की और फिर भी बोला कि मारपीट नहीं की। एक प्रकार से उन्होंने, मेरे पास वीडियो था सबूत
इस हिसाब से ये मामला उठ गया। अगर अबोला में हमें ख़त्म ही करते तो भी मतलब कि मालूम नहीं पड़ता कि कुछ भी होता। और उसके बाद में तो आगे चलेंगे। जी जी। उसके वीडियो बना और सबूत भी आ गए। और उसके बाद में पुलिस ने अरेस्ट किया आरोपियों को, 6 आरोपियों को। उसके बाद में उन लोगों ने आरोप लगाया कि ये तो निर्दोष आदमी है, उनको जेल में डाल रहे हैं। तो इन्हें अरेस्ट करने वालों में हुकुम सिंह था? हुकम सिंह तो नहीं था। हुकम सिंह क्योंकि मैन तो वही था, उसने सब मारपीट करवाई थी, वो यहाँ से भाग गया। हुकम सिंह भाग गया और सब लोग यहाँ से भाग गए थे। फिर इन लोगों ने वहाँ मुख्यालय पे एक बड़ा आंदोलन किया कि जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसा रहे हैं। जबकि मैंने एक भी निर्दोष आदमियों का इसमें झूठा नाम नहीं लिखवाया कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। जबकि SC/ST एक्ट का तो हमारे साथ में हमने मुकदमा करवाया। हमारे SC/ST एक्ट का तो ये लोग मतलब जांच गलत कर रहे हैं पुलिस वाले भी। अब तो मेरे इतना सही मामला था SC/ST मतलब कि उन्होंने बोला रांडो को मारो, मतलब मेरी मम्मी बहन को इतनी जातिगत गाली दे रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं। फिर भी उन्होंने पुलिस ने फिर ये उसमें गलत किया तो वापस फाइलें चेंज हुई। और जानबूझकर इसमें मुझे भी ये देखने को मिला कि इतना एविडेंस सबूत होने के बाद में भी एक करप्ट अधिकारी को जांच दी गई जानबूझ के, जिन्होंने मेरा पूरा केस बिगाड़ दिया। और केस इतना बिगाड़ा कि मतलब कि हमारे साथ न्याय की जगह अन्याय हमारे साथ में हुआ। और उस अधिकारी ने मतलब कि आरोपी नाम हुकम सिंह था, उसका नाम केस से बाहर निकाल दिया। जो मुख्य आरोपी था उसका नाम ही बाहर कर दिया। संदन सिंह था, उसका नाम बाहर निकाल दिया। मैं ऐसे कमीशन दिल्ली गया था तो उसकी मैंने शिकायत की कि जब वो यहाँ मौके पे आए थे उन्होंने मेरे गवाह के बयान लिए मेरे सामने, और उसके बाद में वापस उसी गवाह के बयान चेंज कर लिए सिरोही जाकर। सिरोही के एडिशनल SP थे, तो मुझे मालूम पड़ा कि इस प्रकार से जांच गलत हो रही है। तो मैंने उसकी मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय में भी शिकायत की कि आप जांच इनसे हटाओ। तो फिर उन्होंने शिकायत तो गलत की, तो मैं तो करूँगा कि आप लोग सही करो ना। मेरा खुद का गांव का आदमी कह रहा है कि ये इनके साथ में घटना हुई है, ये सब ये ज़मीन इनकी है। बाद में उसको खरीद लिया, बयान चेंज करवा दिया। इसका मतलब अधिकारी जांच गलत कर रहा था। लेकिन उस अधिकारी ने पूरा हुकम सिंह का नाम बाहर काट दिया, निकाल दिया। संदन सिंह का नाम बाहर निकाल दिया। संदन सिंह टोपी वाला है, उसको तो गायब कर ले गया, आदमी गाँव का ही नहीं है, जबकि खुला दिख रहा है वो। और उसमें फिर मेरे जो मुख्य जो मेरे गवाह हैं उनको उसने आरोपी बना दिया, मेरे पिताजी को आरोपी बना दिया, मेरे भैया को आरोपी बना दिया। एक झूठा मुकदमा जिसमें पहले पुलिस ने FIR लगाई थी, उसको रीओपन किया। जबकि क्या मामला था वो? क्या मामला ये मामला था कि ये प्लॉट, इस प्लॉट पर कब्जा हमारा आज भी, मतलब ये जो जितने भी सामग्री पड़ी हमारी है, ये सब लकड़ियाँ, ये ईंटें, आज भी दरवाजा हमारे मौके पर लगा हुआ है। तो हमने तो कोई उनका कब्जा यहाँ पर देखा नहीं, ना उनका कब्जा कभी था। मेरे पास में 19, 20 और 21 3 साल की वीडियो रिकॉर्डिंग इस प्लॉट की है। आप देख सकते हो उस 3 साल के प्लॉट में अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में कब्जा हमारा है, तो फिर वो अपना कब्जा कैसे बताएंगे? वो कह रहे कि कब्जा भी हमारा है, कि ये हमारा फाटक लगी हुई थी, अशोक ने यहाँ से हटा दी। फाटक किसने लगाई? हमने कोई फाटक भी नहीं देखी। उन्होंने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा था कि मैंने उनके ऊपर तोड़ फोड़ का मुकदमा करवाया था। उन्होंने हमारा कब्जा हटा दिया था, तो मैंने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया 5 लोगों के खिलाफ में। तो उस मामले को दबाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा किया था, जिसमें पाली पुलिस ने FIR लगाई थी। उसको उन्होंने जानबूझकर रीओपन किया, जबकि जाँच तो चेंज मैंने करवाई कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जबकि उनके साथ में कार्रवाई उनकी हो गई। तो ये जो है अशोक जो बता रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, आप देखिए कि कैसे सिलसिलेवार ढंग से एक एक बार कहीं की स्टेप बाय स्टेप जो है केस को ख़राब करके और पीड़ित को परेशान करने की कोशिश होती है। अशोक जो बता रहे हैं उससे मैं समझ पा रहा हूँ कि इनके साथ ये कब्ज़ा हुआ, इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश हुई, और जब इन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने कोई एक दूसरी क्रॉस FIR इनके खिलाफ़ करा दी, एक मुकदमा इन्हीं के ऊपर दायर कर दिया, जिसमें इनके परिवार के लोगों को आरोपी बनाया गया और कहा गया कि आपने ही असल में किसी और की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। और फिर जो IO हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो SC/ST एक्ट के तहत इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और आरोपियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई करें, उन पर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जांच को ख़राब किया, केस को ख़राब कर दिया, और जो मुख्य आरोपी था हुक्म सिंह, उसको केस से ही बाहर निकाल दिया, उसका नाम ही बाहर निकाल दिया। और फिर कहा गया कि ये लोग निर्दोष लोगों को फंसा रहे हैं, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कैसे एक पूरा का पूरा तंत्र मिल के हमारे लोगों के साथ इन वारदातों को ना सिर्फ अंजाम देता है, बल्कि उनको थाने से लेके तहसील कचहरी तक एक प्रोटेक्शन भी मुहैया कराता है, वो हम इनके बयानों से समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। तो अशोक, अभी जो है आप लगातार अलग अलग कमीशंस में जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार आप ट्विटर पे लिखते रहते हैं और अपनी पीड़ा के बारे में बताते रहते हैं। तो कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक न्याय मांगने के लिए? मैं सबसे पहले घटना होने के बाद में दिल्ली से SC कमीशन यहाँ आया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसमें सही से जांच होगी
किसी खिलाफ में गलत कार्रवाई नहीं करेंगे। और हमने भी यही कहा था कि जो सही है वो सही कीजिए। हमने किसी के खिलाफ में कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है, किसी आदमी का ये नाम FIR में हमने झूठा नहीं लिखाया है। जो यहाँ पे आए थे गिरोह बना के, जो हमारा कब्जा हटा रहे, जिनके मारपीट की, उन 10 नाम लोगों के खिलाफ में हमने मुकदमा करवाया। यहाँ तो 50 लोग आए थे, मैं चाहता तो 50 लोगों के नाम लिखवाता, लेकिन जो जिन्होंने कब्जा हटाने का प्रयास किया, मारपीट की, धक्कामुक्की की, उस 10 लोगों के खिलाफ नाम तो मैंने मुकदमा कराया जिनकी गलती थी। अब उसमें भी फिर 4 लोगों के नाम तो वैसे बाहर निकाल दिए थे पुलिस ने। उसके बाद में मैं दिल्ली SC कमीशन गया, मैंने पूरा किया इस प्रकार से जांच गलत हो रही है। उसके बाद में मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गया। उसके बाद में मैं कांग्रेस मुख्यालय भी गया, राजेश लिलोटी जी वहाँ, उनके पास भी मैं गया था मैं। फिर मैं जयपुर पुलिस मुख्यालय गया वापस। उसके बाद मैं CMO गया, और इस प्रकार से मैं वापस 3-4 बार पुलिस मुख्यालय गया। और जो IG ऑफिस होता है वहाँ, जहाँ से फाइल मॉनिटरिंग होती है, मैं तो वहाँ 50 बार गया। और जहाँ सिरोही मेरी जांच होती थी, वहाँ से मैं मेरे गवाह को यहाँ से गाड़ियों से लेकर जाना वगैरह वगैरह इतना। और उसी के दरमियान एक और हुआ कि जो हमारे इस केस में एक ऑफिसर थे निशांत भारद्वाज, जो पाली के सिटी थे, उनके पास में जब यहाँ के पहले जिनके पास में जांच थी CO ग्रामीण श्रवण दास संत, उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये कास्टिज्म कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे कम्युनिटी से, जबकि वो उन्होंने निष्पक्ष अनुसंधान किया। अच्छा, तो आइयो आपके SC का कम्युनिटी से थे तो उन पर ही आरोप लगा दिया कि इन्होंने धारा 307 लगाई। क्यों लगाई? कोई आदमी मेरी माँ का छड़ फाड़ रहा है तो उनका वो उन्होंने वीडियो के आधार पर लगाया, और कोई उन्होंने गलत नहीं किया, उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये सब निर्दोष को फंसा रहे, तो उनसे जांच बदल दी। उसके बाद CO निशांत भारद्वाज थे, इन लोगों ने फिर उस आयोग ने 6 लोग अरेस्ट हुए थे, उसमें 5 आरोपी में से 307 हटा दी उन्होंने। उसके बाद में 307 थी, तो 307 के साथ में SC/ST एक्ट के धारा जुड़ती है 32V, जिसमें उम्र कैद होती है, तो वो धारा उन्होंने जोड़ी नहीं, जिसके कारण हमें जो सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है उसमें भी आधी कटौती हो गई। यानी कि आज 3 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ, और आज लड़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अगर वो सही वो धारा जोड़ते तो हमें पैसा भी मिलता, तो हम लोग केस भी लड़ते। तो उस अधिकारी ने भी हमारे साथ में गलत अनुसंधान किया और हमारे पैसे रोक दिए। अशोक देखिए बता रहे हैं कि SC/ST एक्ट में एक धारा है, और उसको जब केस में लागू किया जाता है तो उसमें प्रावधान है कि जो पीड़ित है उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए, ताकि उनको केस लड़ने में, अपने आप को संभालने में आसानी हो। अशोक का घर यहाँ से बिछड़ गया है, वो ये ज़मीन, ये घर छोड़ के चले गए हैं, कहीं बाहर रहते हैं, और अगर उनको आर्थिक मदद मिलती, अगर उनको जो है मुआवजा मिलता तो उनको आसानी होती। लेकिन जांच अधिकारियों पर अशोक का आरोप है कि उन्होंने वो धारा ही नहीं लगाई, 307 नहीं लगाया, और उन पर SC/ST का भी धारा नहीं लगाया जिससे उनको मुआवजा मिल सके। अशोक के यही घर है वो? आपका घर कौन सा? आप अपने घर के बारे में दिखाएं थोड़ा। ये सर हमने घर बनाया था, हमारे भैया की शादी थी, तो कि हम भैया के यहाँ से धूमधाम शादी करवाएंगे। तो आधा मकान तो फिर ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था सरकार से। अच्छा। और आधा फिर हमने थोड़ा बहुत पैसे लगाए, तो ये आधा मकान सरकार से बना था, और फिर कुल मिला के सरकार के पैसों से मकान बना था हमारा, कि भैया की शादी यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। लेकिन फिर हमें शादी भी यहाँ नहीं करनी पड़ी, भैया की शादी भी हमें बाहर गाँव से बाहर करनी पड़ी। तो फिर उस दिन मैं सुबह से यहाँ आके बैठ गया था, और यहाँ से फिर मैंने जो भी है उनका, और ये फिर उस बाद में हमें ये घटना होने के बाद में हम आज देख लो पूरा मेरा घर खाली पड़ा हुआ है। तो जब आपकी माँ पे और आपकी बहन पे हमला हो रहा था तो आप अंदर छुपे हुए थे, वीडियो बना रहे थे? मैं एक्चुअली मैं मुझे नहीं पता था कि हमला हो जाएगा, मुझे लड़ाई मारपीट के अंदेशा भी नहीं था। मुझे ये था कि ये लोग क्या करने आए यहाँ पे, इसलिए मैंने सुबह से उनका वीडियो इसलिए बनाया कि ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। मुझे नहीं था कि वो मारपीट करेंगे। उन्होंने तो आते ही मेरे मम्मी बहन के साथ में धक्का मुक्की स्टार्ट कर ली। उन्होंने बोला कि पहले तेरे हस्बैंड को बाहर भेजो, मेरे पापा को बोला, फिर क्या तेरे बेटे को अंदर बाहर भेजो, कि तुम क्यों यहाँ आए पी। यानी उनका टारगेट मैं था, मुझे मारना चाहते थे। वो वीडियो में कह भी रहे हैं उनको बाहर भेजो। उसके बाद में मम्मी बहन वो उनको रोकते हैं, उनके साथ में मारपीट, जबकि फिर उन्होंने हाथों हाथ मारपीट की और भाग गए। ऐसी बात नहीं है, मैं फिर यहाँ से बाहर आया तब तक वो लोग निकल गए थे वहाँ से। वो उस लाठी से मार दिया, फिर मैं मोबाइल यहाँ रखा और फिर मैं बाहर आना चाहता था। मैंने कहा कुछ और भी हो जाएंगे। उन्होंने 10 सेकंड के अंदर वो लकड़ियाँ मार दी और फिर वो लकड़ी डाल के वो भाग गए। तो मारपीट किया और यहाँ से भाग गए। हाँ। तो आप मुझे अपना थोड़ा घर दिखाएं अशोक की। ये घर जो है अशोक देखिए बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें कुछ मदद मिली जिससे उन्होंने घर बनाया। और सब जानते हैं कि जब कोई घर बनाता है तो कितने अरमान होते हैं, कितनी मेहनत से, कितने ख्वाबों से लोग अपने आशियाने को बनाते हैं, घर बनाते हैं ताकि अपने परिवार के साथ वहाँ रहें।
और ये घर भी अशोक और उनके परिवार ने इसी नीयत से बनाया, अपने लोगों को खुश रखने के लिए, अपने परिवार को बसाने के लिए कि लेकिन ये घर जो है उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो अशोक, ये घर जो है आप यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि बनाया था, उससे पहले क्या कच्चा मकान था? और कब से आप लोग रह रहे हैं, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से समथिंग आप देख लो तो हम तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले से हमारे पुश्तैनी यही रहते थे। मतलब 500 साल का पुराना देख लो आप, पुश्तैनी आप देख लो आप, मेरे दादाजी के दादाजी सब यही रहता है। यहाँ सब पहले कच्चे मकान थे, फिर हमने वो कच्चा मकान यहाँ भी था, यहाँ भी थे। इस परिवार में मतलब कि ये जो खाली प्लॉट पड़ा ना, यहाँ 5-10 फैमिली दलित परिवार रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे यहाँ पे। फिर अब उनको वो ज़मीन और मिल गई हिस्से में, वो ये ज़मीन हमारे हिस्से में आ गई। तो फिर ये बड़ा प्लॉट है, ये सब मेघ वालों की बस्ती है, सब दलित कम्युनिटी की है। इधर भी मेघ वालों की ये प्लॉट है, ये भी मेघ वालों की ज़मीन है, ये मेरे पिताजी की ज़मीन में आ गई। तो ये सब मेघ वालों की ज़मीन है। और यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो कि कभी क्या, चलो आज की बात छोड़ो आप, उन्होंने कोई बोला कि 1960 में यहाँ का पट्टा है, तो उन्होंने पट्टा बनाया कैसे हमें तो ये पता नहीं है। उस समय की बात है तो लोग तो हमें ट्रस्ट नहीं करते थे। तो 1960 में मतलब यहाँ हमारे दलित बस्ती में उनका प्लॉट कैसा आया, ये भी आप कॉमन सेंस समझ सकते हो। तो फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि पट्टा बनाए बाद मैंने कहा लीगल लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट के माध्यम से लड़के, जिनका पट्टा प्लॉट होगा वो आ जाएगा, उनका होगा तो उनके पक्ष में आ जाएगा। समथिंग आप समझ लो आपका पट्टा बना हुआ है, तो मैंने चैलेंज किया कि आपका पट्टा है या है तो आप, कब्जा तो हमारा है, आपका पट्टा कैसे क्या बनना। तो मैंने कोर्ट में चैलेंज किया। मैं कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने कानूनी लड़ाई पे विश्वास नहीं किया, उल्टा उन्होंने मेरा कब्जा हटा दिया। उसके बाद में वो पट्टा भी फर्जी था, जिसका लोकेशन भी यहाँ का नहीं था। और फिर 2021 में वो पट्टा भी खारिज कर लिया जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा। तो जिस पट्टे पे उन्होंने दावा किया था कि ये किसी और की ज़मीन है, वो खारिज हो चुका है, मतलब मुकदमा आप जीत चुके हैं? हाँ बिल्कुल, मुकदमा जीत चुके हैं हम लोग। तो आप मुकदमा जीत गए तो उसके बाद तो विवाद खत्म हो जाना चाहिए था ना? उसके बाद में ये ज़मीन अभी कब्जा हमारा दी, फिर ज़मीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली, कुर कर ली। और अभी उसके बाद मैंने सिविल दावा भी किया था। मेरा यही पर्पज़ था कि असलियत में आपके कहने से मेरे कहने से नहीं होता है कि ज़मीन क्यों किसकी, तो कोर्ट तय करेगा। जब कोर्ट में मामला था 2019 से, तो उसके बाद में वो लोग यहाँ क्यों आए? और मेरा पर्टिकुलर एक आदमी से कानूनी लीगल लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन 40 लोग आए, वो कह रहे कि यहाँ गाँव का कब्जा कैसे हो गया? किसी पट्टा एक का है तो वो तो कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो हम दोनों पार्टी हैं। गांव का होता, गांव पार्टी होती कोर्ट में। तो उन्होंने इस प्रकार से मतलब पूरा ऐसा उन्होंने गिरोह ने सड्डे थे रसा यहाँ पर कि कैसे भी करके ये ज़मीन हमें लेनी है। और उन्होंने 20 लाख में ये ज़मीन डील की थी। यहाँ का एक कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी 20 लाख में डील कर ली थी ये। मतलब वो बेच रहे थे उसको ज़मीन? 20 लाख में डील कर ली थी, ये आपको दे दो 20 लाख, उसमें 10 लाख ही हुक्म सिंह ले लेगा, बाकी अपने आपस में बांट लेंगे। इस प्रकार से ये इनका पुश्तैनी धंधा है। और इससे पहले भी यहाँ के जातियों के साथ में बहुत बार मारपीट हुई, लेकिन किसी के खिलाफ ये मुकदमा नहीं होने देते, दबा देते उसको। हुआ क्या हुआ, मारपीट कर ली। बहुत सारे मेरे परिवार के साथ में भी जो मेरे अलग अलग लगते हैं, उनके साथ में मारपीट हुई तो उनको वो राजीनामा करवाते थे, उनके तंगड़ तोड़ देते। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी। और पहला था जिसमें मैंने एफआईआर दर्ज करवाई, और ये भी उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के बाद बोला कि मुकदमा झूठा पूरा। हम ऊपर जा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आइए ऊपर चलते हैं। देखिए, ये जो अशोक अपनी कहानी बता रहे हैं, उसमें जो समझ में आपको आएगा वो यही आएगा कि ये एक आदमी का मुख्य तौर पर काम है, लेकिन उसके साथ में पूरा गिरोह है, पूरे ग्रुप्स हैं जो उसको लगातार समर्थन दे रहे हैं। वो जातीय पंचायतें कर रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं, वो ज़मीन के फर्जी पट्टे बना रहे हैं। और जब वो पट्टा कोर्ट से खारिज हो जाता है, उसके बाद भी वो लोग मानते नहीं हैं और फिर हमला कर देते हैं, जातिवादी हमला हो जाता है। ये ज़मीन का मामला है। तो इस ज़मीन की कीमत कितनी होगी अशोक? ये ज़मीन का रेट क्या है यहाँ पर? इतना तो अनुमान पता नहीं है कितना रेट होगा, लेकिन ये रोड के टच है तो थोड़ी इसका कीमत तो होगा ही, तभी तो वो इतना लोग कर रहे हैं। समथिंग देखो तो अभी आइडिया नहीं मुझे कितना होगा, लेकिन 20 लाख समथिंग हो सकता है, 15-20 लाख की ज़मीन होगी ये। 15-20 लाख रुपए की ज़मीन है। और ये सड़क है चूँकि यहाँ पे, तो इसका रेट तो है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और एक वक्त था कि जब दलितों को बस्तियों से बाहर बसने के लिए मजबूर किया जाता था कि वो गांव से बाहर रहें और एक तरफ पड़े रहें। लेकिन अब चूंकि सड़कों के किनारे ज़मीन का रेट बढ़ गया है, तो ये छीनने की, कब्जे करने की कोशिशें जो हैं लगातार हो रही हैं। अशोक, ये आसपास जो घर हैं, ये सब लोग किस कम्युनिटी के हैं? ये सब ऐसी कम्युनिटी के, सब दलित लोग हैं ये। अच्छा, सब दलित, ये दलित है, यहाँ भी ये दलित हैं, और ये आसपास के दलित हैं, बाकी तो अदर कम्युनिटी आ जाती है। ये अड़ोसी पड़ोसी पूरे दलित हैं।
ये दो दो मकान बने हुए सब दलित हैं। ये अगले जो ये बड़े बड़े बिल्डिंग है फिर वो अलग अलग आ जाती है। अच्छा, वो जो थोड़े स्ट्रक्चर में अच्छे मकान दिख रहे हैं, बड़े मकान दिख रहे हैं, वो किसी और के हैं किसी और के। और ये दलितों के। ये दलित हो जो ये कम कम वाले हैं वो ये भी अभी बनाए इन्होंने। ये सब गरीब भी हैं इन्होंने, ये सब प्रधानमंत्री आवास में ये किसी का इंदिरा गांधी में ये आया था उनका ये मकान बने हैं। बाकी हाँ, और लीगल यहाँ के किसी के पट्टे थे नहीं, पट्टे बनाए कौन, इतने अनपढ़ लोग हैं इनको मालूम ही नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि इनका ये कब्जा है, ये 500 500 100 200 300 साल पुराने कब्जे, ये कब्जे हैं, इतने पुराने कब्जे हैं। मतलब गांव में मतलब 10-15 घर थे ना तब ये यहाँ के इनके कब्जे है ये। तो ये जो आपके आसपास के लोग हैं, जब ये एक ही कम्युनिटी के हैं, एक जैसे इनके साथ समस्याएं हैं, तो क्या एकजुटता नहीं है आपस में कि इस तरह से जब किसी पे हमला हो तो हम लोग भी उनकी मदद करें, एक दूसरे की रक्षा करें, इस तरह से कुछ एकता नहीं है क्या? सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि यहाँ के जो दलित कम्युनिटी के लोग उनके पास में खेती करने के लिए ज़मीनें नहीं है। ये लोग एक राजपूत के पास में 500 बीघा खेती की ज़मीन है, तो एक तो ये उनके यहाँ मजबूरी है, उनको वहाँ खेती बाड़ी करनी पड़ती है, उनके पास में आय का कोई संसाधन नहीं है। दूसरी बात, ये पिछड़ा गांव है तो यहाँ इतने ने पढ़े के भी स्रोत कम है, तो लोग पढ़ भी नहीं पाते क्योंकि उनको माहौल नहीं मिलता। तो ये मजबूरी में उनके वहाँ काम करते, खेतों में काम करते, तो इनकी ये मजबूरी हो गई वो उनको काम। अगर ये दूसरी बात, अगर ये फिर इन लोगों ने 5-6 परिवार ऐसे थे जिन्होंने मेरा साथ दिया इस केस में। उनके गांव में वो किसी के और पे वो खेती का काम कर उनको खेत से छुड़वा दिया कि आप खेती नहीं करोगे। जैसे गांव में सब गांवों की गाय भैंसे होती है, 500 सब गांवों की होती है, तो उसको सरवाने के लिए एक सरवा होता है, तो वो सबकी पूरी गाँव के गायों को वो एक साथ लेके जाता है। तो जो जिसने मेरा साथ दिया उनके गायों को लोगों को बोल दिया कि इनके गाय आपने नहीं सराओगे, पाबंदी लगा दी उनके ऊपर, मतलब साथ दिया उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। इस प्रकार से वो आम भाषा में हुक्का पानी बंद करना जिसको बोलते हैं वो कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने मेरे भी हुक्का पानी बंद किया, वो आज भी है। मैं तो उस घटना के बाद में कभी गांव में कभी गया नहीं, और मतलब कि आज 2 साल बाद में आज मैं गांव आया हूँ, गांव भी नहीं आता हूँ मैं। और तो ये देखिए, गाँव में अक्सर इस तरह के हालात होते हैं कि आपकी निर्भरता जो है वो दूध लेने को लेकर हो, वो आपके भैंस के चारे के लिए हो, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए मसले हों, सब्जियां लेना हो, पैसे उधार लेना हो, तो एक दूसरे पर निर्भरता होती है। और क्योंकि संसाधनों पर कब्ज़ा चंद जातियों का है, इसलिए उनके ऊपर निर्भरता ज़्यादा रह जाती है। और यही एक वजह होती है कि लोग विरोध उस तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अशोक, जब ये अब हम लोग क्योंकि आपके घर पे ही खड़े हैं, तो जब घर बना रहे थे आप यहाँ पे थे, इस घर का जब नक्शा बना रहे थे कि भाई कौन सा कमरा कहाँ होगा, किस तरह का होगा, आप भी यहाँ पे थे, कितना उत्साह था, कितनी उमंग थी कि हमारा नया घर बनेगा, पक्का घर बनेगा? हम लोग इसी उम्मीद से यहाँ घर बनाया था हमने कि हमारे भैया की शादी हम लोग यहाँ करवाएंगे। कच्चा मकान था एक्चुअली में, कोई हम लोग हमारा इसी प्लॉट से 20 किलोमीटर दूर खेत आया हुआ है, तो हम लोग खेती के समय वहाँ खेती करने जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं। यानी कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग छोटा मोटा वहाँ हमारा कमरा बना हुआ खेत में, तो वहाँ हम लोग लेते हैं। उसके बाद में हमने कहा हमारा भैया की शादी है तो गांव में थोड़ा कच्चा मकान है, तो वो अभी प्रधानमंत्री आवास की योजना में मकान भी आया है, मकान भी बना देंगे, थोड़ा और मकान यहाँ के भैया की शादी कर लेंगे। तो हमने शादी करने के उद्देश्य से मकान बनाया था हमने, या शादी भैया के घर में पहले शादी है, तो शादी की उम्मीदों पे हमें पानी फेर दिया। मतलब कि जब शादी की बात आई तो मतलब उन्होंने कहा कि इस प्लॉट में तुम लोग पैर नहीं रखोगे, मतलब आना ही मतलब रोक दिया मतलब हमें, क्योंकि फिर उन लोगों ने कब्जा हटाया हमारा यहाँ पे। तो शादी करने का कैसा मन होगा, क्योंकि शादी होती है तो क्या पता शादी में और भी कुछ करेंगे वो लोग, तो हम डर गए। तो फिर हमने यहाँ से शादी भी बाहर की, हमने कहा खेत में शादी की हमने, मेरे भैया की खेत में शादी की हमने। तो घर आपको डर की वजह से छोड़ना पड़ा, जैसा आप बता रहे हैं कि हमले की आशंका थी, इस वजह से आप फिर हमेशा के लिए गांव छोड़ के चले गए हैं? मेरे पिताजी मेरे माताजी गांव में रहते हैं, मेरी बहन सब यहीं रहते थे। खेती के टाइम मैंने बोला हम लोग खेती करते थे, उसके बाद हम लोग यहाँ रहते थे, मतलब आधा टाइम यहाँ आधा टाइम वहाँ, ये होता है। और उसके बाद में जब ये घटना हुई तो घटना में इस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ में ये रवैया अपनाया, मारपीट कर ली। फिर उन लोगों ने गांव के लोगों को बोला कि इस लड़के को एक्सीडेंट करके मारना है, ऐसे तो मरेगा नहीं, इसको बाई कार बाई ट्रक ये जैसे भी निकले उनको मारना है। तो उन्होंने टारगेट किया हुआ है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, और ये सही बात है, अगर भविष्य में मेरे साथ में अनहोनी होगी तो यही लोग करेंगे, जिसमें हुकम सिंह,
विक्रम सिंह, चंदन सिंह, सूरजभान सिंह, यशपाल सिंह और जितने भी ये जो मेरे 72 और 77 में नाम जो तो आरोपी है, इनकी प्लानिंग है, श्रवण भाट जो भी है, इन्होंने कहा है कि इस लड़के को एक्सीडेंट में मरवाना है। तो मुझे, मैं जब जिंदा रहूंगा तो मैं ये केस लड़ पाऊंगा, कैसे करूंगा मुझे, क्योंकि इन्होंने इतना किया तो न्याय के लिए तो मैं भी लड़ रहा हूँ। इस हिसाब से मुझे सुरक्षित महसूस रहने के लिए मेरे परिवार गांव छोड़ के यहाँ से जोधपुर निकले हम लोग, क्योंकि और यहाँ रहते थे तो इधर से रात को पत्थर मारते वो लोग, बहुत सारे करते थे, तो इतना भय उत्पन्न हो गया था। तो यहाँ रहना हमने उसे समझा ही नहीं, मैं यहाँ रहेंगे तो क्या पता जिंदगी को मार लेंगे, क्या पता घर में आके पकड़ के यहाँ क्या कह सकते। इस प्रकार से हमें डर वैसे हुआ, क्योंकि पुलिस तो फिर नाम की पुलिस होती है। एक बात को मैं, जब घटनाएं होती है थोड़ा जल्दबाजी में वो लोग दबाव होता तो कर लेंगे, अगर हमारा यहाँ मर्डर हो जाता ना तो भी कुछ नहीं होता। ये तो मैंने वो एक पता नहीं प्रकृति की कुछ थी नियम कि मैंने ऐसे ही वीडियो बना दिया तो वो सबूत आ गया मेरे पास में। अगर वो लोग अगर ख़त्म करते ना तो भी कहते कि पता नहीं इनको किसने मारा, क्योंकि ये पड़ोसी सब गवाह नहीं थे, सब भागे थे। और गवाह आज भी मेरे किसने गवाह भी नहीं दी उस समय। बाद में लोगों ने फिर ये अड़ोसी पड़ोसी तो गवाह दिए कि ये प्लॉट इनका वगैरह वगैरह है, तो उनके ऊपर भी इतनी पाबंदी लगी। उस समय जिन्होंने मेरा गवाह दिया उसके प्लॉट पे उन्होंने किसी और से कब्जा करवा दिया, गवाहों को भी परेशान कर, गवाहों पे उनके ऊपर मारपीट करवा दी। और फिर मैं तो जोधपुर गांव छोड़ चला गया था। उसके बाद में मेरे ऊपर 5 मुकदमे हुए जुटे, 354 के जैसे मुकदमे हुए मेरे ऊपर, 658 के। रात में 10 बजे बाद में घर में आना, और पॉक्सो जैसे मेरे खिलाफ मामले हुए, जबकि मैं जोधपुर में रहता था। और वो सब में FIR लगी कि वो सब झूठे मुकदमे कर रहे हैं मुझे प्रताड़ित करने के लिए, कैसे भी करके ये लड़का हार माने। उसके बाद में मेरे केस बिगाड़ा, मैं इतना क्या बताऊँ। उसके बाद में मैंने फिर ऐसे कमीशन में मैंने वो कंप्लेंट वगैरह की थी, तो उसके बाद में फिर वो मुझे मालूम है पड़ा कि कैसे क्या जांच हुई। तो उसके बाद में मुझे लगा कि इस प्रकार से पुलिस ने पूरी जांच गलत कर ली। मेरा परिवार इतना दुखी हुआ, मत पूछो। गवाह, मैंने कहा ये गवाह सहयोग करे, अगर ये जेल में चले गए तो फिर हमारा साथ कौन देगा। और परिवार इतना दुखी हो गया, फिर मजबूरी में हमें टंगे पर चढ़ने जैसे कदम उठाने पड़े। और आज भी मुझे नहीं लगता कि सुनवाई होगी। आश्वासन दिया है, देखिए तो क्या होता है। आश्वासन दिया है, देखते हैं क्या होगा। अशोक के ये शब्द जो हैं, आप इसमें पीड़ा भी महसूस कर सकते हैं, उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जिसे ये परिवार गुजर रहा है। जिस घर में हम खड़े हैं ये इन्होंने बहुत सपनों से बनाया था, बहुत मेहनत से इस घर की एक एक ईंट उन्होंने लगाई होगी, पुरखों की मेहनत है। तमाम मुश्किलों के बाद ये लोग अगर कुछ हासिल कर पाएँ तो उसको सहेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जातिवादियों को ये बर्दाश्त नहीं है कि दलित पक्के मकान में रहें, उनके पास ज़मीन हो, अच्छे से वो रहें और वो इनके सामने गिड़गिड़ाएं ना, उनके सामने हाथ ना फैलाएं और ख़ुद स्वाभिमान आत्मसम्मान के साथ जिएं। ये शायद उनको बर्दाश्त नहीं है और दलित उनकी एक लालच की आसान शिकार बन जाते हैं कि उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लो, खेतों पर कब्ज़ा कर लो, घर पर कब्ज़ा कर लो। इस तरह की मानसिकता कब बदलेगी और ऐसे जो विक्टिम हैं अशोक मेघवाल और इनके परिवार जैसे जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय कब मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सरकार बीजेपी शासित राज्यों को लेकर लगातार सवाल उठाती है कि वहाँ दलित उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार में भी दलित उत्पीड़न के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं, तमाम तरीके की एट्रोसिटी हो रही है, लेकिन सरकार कोई हल नहीं दे पा रही, लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही। यहाँ न्याय की दर 10% से भी कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि दलितों का रहनुमा कौन होगा, कब दलितों को सही मायने में न्याय मिल पाएगा। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें और ताकतवर ज़रूर बनाएं। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।